बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं शेरों के शहर मंडी बहाउद्दीन के गांव रसूल में, और आपकी मुलाकात एक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत से करवाते हैं जिनके ख़ानदान की हिस्ट्री पर अगर चले जाएँ तो उन्हीं के फोर फादर मिर्ज़ा चनन बेग, जब इतना कोई वेल नॉन ज़माना नहीं था उस ज़माने में भी आप बहुत अच्छे मेहमान नवाज थे, और मेहमान किसी भी जगह से आने वाले को वो वेलकम करते थे, और वाहिद वो हस्ती थे जो मेहमानों को की लुक आफ्टर उनका खाना और सारा जो निज़ाम है उनका उसको सेटल आउट करते थे। अगर हम बात करें उनकी सियासत पर तो उन्हीं के पोते मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब जो हैं वो 3 दफ़ा बिला मुकाबला चेयरमैन बने, फिर 3 दफ़ा यूसी के चेयरमैन बने, फिर आप मेंबर ज़िला कौंसल रहे, और इसी तरह से आपने एक दफ़ा MPA का 85 का जो हल्का था तब का आपने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। तब ये ज़िला डिस्ट्रिक्ट गुजरात का ही एक ज़िला होता था और ये तहसील फालिया कहलाई जाती थी। मिर्ज़ा ज़ुबैर बेग हमारे साथ मौजूद हैं जो वाइस चेयरमैन हैं, और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ एज ए नाजिम किया। फ़र्स्ट इलेक्शन उन्होंने 2004 में एज ए नाजिम कंटेस्ट किया, और सबसे पहले वो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा थे। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से वो वाइस चेयरमैन रहे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन के। तो आइए उनसे पूछते हैं कि आप सदर भी हैं PP 65 के, तो आपकी अपनी सियासी बैकग्राउंड पर क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम जी मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। सही। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहला मेरा सवाल चूँकि रवायती है बट मैं समझती हूँ कि कुछ नाजरीन को इन्फॉर्मेशन है और कुछ को बताना चाहिए कि रसूल का नाम रसूल कैसे पड़ा और कब से, इसकी हिस्ट्री क्या है। चूँकि आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में हिस्ट्री कुछ इस तरह से कि राजा पोर्स का भी एक इलाका था जहाँ से उसको शिकस्त दी गई थी। सो रसूल का नाम रसूल कैसे पड़ा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, आपने मंडी बहाउद्दीन तशरीफ़ लाए हमारे पास, वेलकम भी करते हैं आपको, और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले इसकी तारीख़ी हवाले से रसूल का ये है कि रसूल और मोंग 2 गाँव हैं जो पहले इकट्ठे बोले जाते थे। जी जी। मोंग का पहला नाम था मोगा, जहाँ राजा पोरस साहब का किला था और सिकंदर आज़म ने उनको शिकस्त दी थी, और रसूल का नाम था रामनगर। बाद में फिर जब मुग़ल हिंदुस्तान के ऊपर बाबर ने कब्ज़ा किया, हुकूमत कायम की, तो उस वक्त जो 7 मुग़ल आए थे वो यहाँ बस गए, और यहाँ फिर एक सैयद रसूल शाह साहब, उनके नाम पर ये रसूल गांव का नाम रखा गया है। माशाल्लाह। और हमारा ये गांव और मोंग दोनों कबल मसीह से इनकी तारीख है, बहुत पुराने गाँव है ये। और मंडी बहाउद्दीन हमारा जो शहर है ये चक था, ये बेसिकली तो सिखों का चक था, सिखों का चक था। बिल्कुल। जब फिर वो क्या में पाकिस्तान के बाद वो चले गए, तो फिर वो जो इंडिया से हमारे माजरीन भाई आए उनको ये लाट हो गया। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी ज़्यादा है वो इंडियन माजरीन हमारी बरादरी के हैं, वो वही शहर के अंदर सारे। अच्छा, ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो ग्राउंड सियासत पर आपको बनी हुई मिल गई, बिल्कुल आप नाज़िम इलेक्ट हुए, तो आपका मंशूर क्या था? जी, ये बिल्कुल बात सही है कि मुझे ग्राउंड मिला। मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की, लोगों की खिदमत की, और ये यूनियन कौंसल मोंग और रसूल दोनों से वो मेंबर ज़िला कौंसल भी इलेक्ट हुए, और पूरी तहसील के बल्कि ज़िला गुजरात के में सब सियासी बड़े जो घराने उनसे उनका तल्लक था। जी जी। तो मैं तो समझता हूँ ये सब उनकी वजह से मुझ पर भी लोग मेहरबानी करते हैं। तो उनकी वफ़ात के बाद फिर ज़ाहिर है मैंने फिर संभाला इसको। कोशिश है, अल्लाह करे कि हम उनके वो जो उनका एक अच्छा नाम बन चुका है उसको कायम रखें। कोशिश ये है, अल्लाह पाक उसमें कामयाब रखे। अच्छा, PP 65 के सदर हैं और अपनी 65 PP की आपने तंजीम साजी कंप्लीट की है बल्दियाती लिहाज से, तो आप उस पर सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल मुतमिन हैं। हमारी जो यहाँ से MPA भी हैं PP 65 से, हमीदा वहीदुद्दीन साहिबा, वो बड़ी कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने इसमें बड़ी मदद भी की, क्योंकि हमारा PP 65 में हर यूनियन कौंसिल में एक मजबूत धड़ा मौजूद है जो मुस्लिम लीग के साथ है। तो हमें कोई इसमें दुश्वारी नहीं है। बिल्कुल सही। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर हमारा ग्रुप नहीं है, पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग का वर्कर नहीं है। तो हमें तो इसमें बल्कि ये एक मुश्किल है कि हमारे वर्कर ज़्यादा हैं और ओहदे थोड़े हैं, जो हमें हर कौंसिल में देने पड़ रहे हैं। वो तो 5 ओहदे हैं, बाकी तो सब वर्कर ही हैं बेचारे। तो वो 5 हमने फिर तकसीम करने हैं किसको, तो वो बड़ा एक मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, ऑप्टिमिज्म लोगों की ज़्यादा है। तो लेकिन सब मुतमिन अल्हम्दुलिल्लाह, सारे लोग
और उनकी मशावरत से हमने बनाए हर फिर इन तमाम यूनियन कौंसिल में तकरीबन जो इलेक्टेड चेयरमैन है वो हमारे ग्रुप के हैं, तो हमारे लिए मुश्किल नहीं था, वो उन्होंने खुद तंजीम साजी में हमारी मदद की, सारे मिल के हमने बना लिया। इसमें दिल्ली सदर साहब की भी मुकम्मल हमायत हमारे साथ थी, सही सबाई जो हमारी MP हैं उनकी भी थी, तो जनरल सेक्रेटरी साहब मेरे साथ, शकील जाज साहब हैं उनकी भी थी, सब ने मिल के बड़ा अच्छा हमें। मिर्ज़ा साहब अगर बात करें चौधरी आबद रज़ा साहब की, जो इस वक्त MNA भी हैं और साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं, पूरी डिवीज़न में उन्होंने तंजीमी ढांचा बनाया, क्या आप डिस्ट्रिक्ट मंडी में जिस तरह से आपके ज़िली सदर हैं मुशैद रज़ा साहब, क्या आप लोग सब सेटिस्फाई हैं जिस तरह से उन्होंने तंजीमी ढांचे को तश्कील दिया? जी, जो आबद साहब मान समझते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, पूरी डिवीज़न के हमारे सदर बन गए हैं, और ये बड़ी डिवीज़न है, छोटी डिवीज़न नहीं है जिसमें 6 अजला हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए तो मैं समझ आनर है कि उनका डिवीजनल सदर बनना, और फिर वो बड़े कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने भी हमेशा सबसे मशवरे के बाद ये फैसले किए हैं। जो सब हमारे जब मीटिंग हुई थी टिकट होल्डर्स की, उसमें सब ने इस मुशाहिद रज़ा साहब का नाम दिया था, जिसमें हमारे नासिर बुसाल साहब, हमीदा सब शामिल थे। तो बाद में फिर किसी वजह से तारक शाह साहब का भी अनाउंस हो गया ज़िली सदर पहले, तो बाद में फिर मशावरत से मुशाहिद रज़ा साहब का हो गया। तो इसमें कोई नहीं है, सब मुतहद है मुस्लिम लीग हमारे ज़िले में, और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में नज़र भी आएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यहाँ काम किया है, और आबद रज़ा साहब मंडी से ज़रूर मुतमिन जाएंगे कि मंडी में उन्होंने जो काम किया इंशाअल्लाह और रिजल्ट देंगे बंदे। सही सर, आपने टेन्योर विजिट किए, देखे, ऑब्जर्व किया, आपका डिस्ट्रिक्ट है ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टेन्योर भी आपने देखा, मुस्लिम लीग नून का आपका अपना टेन्योर था, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तब्दीली के नाम पर आने वाली हुकूमत का भी आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अगर कंपैरिजन करें तरक्याती काम के हवाले से, हर लिहाज से, तो आपको कैसा लगता है? पीपल्स पार्टी का जब दौर आया, मरकज़ में ज़ाहिर उनकी हुकूमत थी और पंजाब में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, जी। तो उस वक्त दोनों हुकूमतों ने मंडी में काफ़ी काम हुए। पंजाब ने तो काफ़ी काम किया, शहबाज शरीफ साहब उस टाइम वज़ीर आला थे, तो मरकज़ के हवाले से उसमें बिजली का इशू आ गया या जो भी आए, फिर मियाँ साहब की हुकूमत आई है, तो उसमें आप देख लें कि जो सबसे बड़े चैलेंज थे बिजली का और दहशतगर्दी का, ये दोनों मियाँ साहब ने ख़त्म किए। और हमारे ज़िले में तो मैं समझता हूँ जिस तरह का कल्चर है, बंदूक कल्चर, असला कल्चर, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ख़त्म कर दिया था। बिल्कुल ऐसी है। वो सख्त थे इस मामले में, खुद एक्शन लेते थे, जहाँ कोई ज़्यादती होनी खुद पहुँच जाते थे। हमारे मंडी ज़िला में 2 दफ़ा वो अचानक आए, जब भी कोई हंगामी सूरत हुई वो खुद आ गए, तो बहुत बेहतर हमने वो वक्त गुजारा। तरक्याती हवालों से बड़ा आइडियल था। एक हमारी खुशकिस्मती ये थी मंडी की कि नासिर बुसाल साहब बड़े करीबी थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, तो उन्होंने बड़े अच्छे फ़ंड इस ज़िला के लिए लेके आए। बच्चियों के लिए 4 डिग्री कॉलेज वो लेके आ गए नए, सड़कों का जाल बिछाया। इसी तरह हमीदा साहबा ने बड़े काम करे, सब नहीं मैं समझता हूँ। तारड़ साहब ने पाकिस्तान में शायद वाहिद ये हल्का था जिसमें सबसे ज़्यादा सुई गैस के लिए फंड रिलीज़ हुए। 102 गाँव को सुई गैस दी गई इस एक हल्के के अंदर, तो बड़ा आइडियल था। अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, डकैती, राजनी और कत्लो गारत मंडी का अगर आप दूसरे अजला से मुआवजा करें तो ये बहुत आ गई। अब हम कह लें मनफी जा रहे हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं। कोई पुलिस की गिरफ्त नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसमें तो हम मायूस ही किया है खान साहब ने हमें, तो बल्कि तकरीबन अवाम में तो बहुत ज़्यादा महंगाई है जिस तरह, जी। तो ये सारे चीज़ें मिल के अब मैं तो समझता हूँ बंदे बहुत मायूस हो चुके हैं खान साहब से। सही मिर्ज़ा साहब, जिस तरह से पहले दौर में असला कल्चर पर कंट्रोल हुआ आपके दौर में, अब जब PTI का दौर आया तो क्या जिस तरह से तब्दीली का एक बहुत बड़ा नारा था खान साहब का, आपको क्या लगता है कि उस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें अभी भी सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट है? एक बहुत बड़ा पेज उन्होंने दिया था कि अब ब्यूरोक्रेसी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, हर सियासतदान टू द पॉइंट बात करेगा, हर बंदा अपने उस पर करेगा। आपको क्या तब्दीली नज़र आ रही है? नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल और राय दूंगा कि कोई तब्दीली क्या, मैं अपनी यूनियन कौंसिल की मिसाल दे सकता हूँ कि हमारे ग्रुप पे सियासी प्रेशर में FIR हुई हैं, और मैं 1, 2 नहीं 10 के करीब बता सकता हूँ जो सिर्फ हमारे सियासी प्रेशर में हम पर दी गई हैं हमारे ग्रुप के ऊपर। तो अब तो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल इनके ताबे हुई है, जो MNA MP इनके हैं,
میں تو نہیں سمجھتا اس طرح تبدیلی آئے گی. تبدیلی تو تھی کہ عوام پاورفل ہوتے اور یہ بیوروکریسی ان کے لیے کام کرتی, لیکن یہ الٹ ہو چکا ہے. اب تو ڈی سی اور ڈی پی او کو ملنا عام لوگ تو مل ہی نہیں سکتے. وہ 11-12 میں تو کئی دفعہ گیا ہوں تو 11-12 بجے ڈی سی او صاحب نے آنا ہے تو عوام نے کیا کام کرانے ہیں. تو بڑا عجیب سا ماحول بن چکا ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ جو نعرہ تھا اس کے بالکل ہی متضاد, نعرے پر عمل کسی بات پہ بھی نہیں ہوا. جو خان صاحب کی تقریریں تھی, جو بڑے بڑے دعوے تھے, لوگوں نے تو اس پر ووٹ دیا لیکن وہ کسی پر عمل نہیں کر سکے. بالکل صحیح. اچھا, جس طرح سے آپ وائس چیئرمین ہیں پورے ڈسٹرکٹ کے, تو آپ کے ہی علاقے میں ڈکیتی راجدھانی کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا پچھلے دنوں میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں کچھ سیاسی پارٹیز کی انکلوڈمنٹ تھی یا ویسے ہی وہ اوور آل جیسے عام جگہوں پر مہنگائی کی وجہ سے ہو رہے ہیں ویسے ہی ایک سسٹم تھا؟ ہمارے گاؤں کے اندر 1 سال پہلے ہوئی ہے. جی جی. اور ایک رات میں 14 گھروں میں ہوئی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے تو اس کی FIR کے لیے ہمیں روڈ بلاک کرنا پڑا. ہمارے ساتھ ایک تو زیادتی ہوگی کہ رات ساری ڈکیتیاں ہوتی رہی جی, اور صبح پھر ہماری FIR بھی درج نہیں ہوئی. پھر اس کے لیے پورا گاؤں, اس میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی جماعتیں, چاہے کسی کا تعلق تحریک لبیک سے تھا, پیپلز پارٹی سے تھا, PTI سے تھا, مسلم لیگ, ہم سب نے مل کے روڈ بلاک کیا. اس کے بعد پھر بھی 2-3 دن ہمیں ڈیلے کیا گیا, پھر جا کے ہماری FIR درج ہوئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک گینگ کو پکڑا کہ اس سے کچھ ریکوری بھی ہوئی ہماری. لیکن یہ ایک اتنی بڑی نعل یہ کہ ایک رات میں 14 گھروں میں ڈکیتی کا ہو جانا, ایسے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اور بدقسمتی یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہمارے چوکی انچارج لگے ہوئے تھے اب پھر وہی لگے ہوئے, نااہلی کی وجہ سے چینج کرنے کی بجائے ان کو پھر ادھر لگا دیا گیا. یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے. اس منڈی میں سیاسی پریشر ہے, پولیس پہ بہت زیادہ ہے. ان کی مرضی کے SHO لگ رہے ہیں, ان کی مرضی کے چوکی انچارج لگ رہے ہیں, تو پھر وہ ان کے لیے کام کریں گے نا, عوام کے لیے نہیں کام کریں گے. وہ تو ایک صرف مخصوص دھڑے کے لیے کام کریں گے. صحیح. ہمیشہ سے آپ کا سنگ دھڑا جو ہے محترمہ حمیدہ وحید الدین ساتھ رہا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے علاقے میں, آپ کی UC میں, اور اب آپ کا ڈسٹرکٹ پورا ہی تقریباً چونکہ آپ اس کے وائس چیئرمین ہیں, کون کون سے ترقیاتی فعال کام آپ کے دور میں ہوئے اور کون کون سے آپ کے فادر کے دور میں ہوئے؟ گاؤں کے اندر تو مین ایشو تھا واٹر سپلائی, یعنی پانی کا مسئلہ تھا, کیونکہ یہ پتھریلی جگہ تھی تھوڑی, یہاں پر نیچے پانی کا. تو اس وقت والد صاحب نے بھی پہلے یہاں پر ایک واٹر سپلائی لگوائی جس سے پورے گاؤں کو پانی تقسیم ہوتا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے گاؤں کے لیے جو کام کیے ان میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو زمین کا استعمال انہوں نے کروایا نا جب, تو انہوں نے 6 ایکڑ زمین فلائی کاموں کے لیے علیحدہ کرا لی. اور اس 6 ایکڑ میں آپ اسکول بھی ہے, ویٹنری ڈسپینسری بھی بنی ہوئی ہے, اور 4 ایکڑ زمین انہوں نے اپنی ذاتی غریبوں کے لیے وقف کی تھی جو جناب آتی ہے محمد خان جی جو سب کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ زمین دیں گے تو ہم وہ پلاٹ غریبوں میں تقسیم. وہ 4 ایکڑ میرے والد صاحب نے اپنی زمین دی تھی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ گاؤں کے لیے ہمیشہ ہی انہوں نے کام کیا, اور ہم نے بھی جتنا ہو سکا ویٹنری ہاسپٹل ہم نے بنوایا, ایک واٹر سپلائی پھر حمیدہ نے دوبارہ بنوائی, روڈز بنے, بچیوں کا ہائر سیکنڈری اسکول ڈبل بلڈنگ کے صورت میں موجود ہے. کالج ہمارا ٹھیک ہے پاکستان بننے سے پہلے بنا ہوا, یہ تو ہندوستان کے جو پہلے کالجز تھے ان میں ہے ماشاءاللہ. تو ہمارا ایک بڑا لکی گاؤں ہے جس میں ہر سہولت میسر ہے. پچھلے دور میں ہم نے اس میں گیس کا کرایا, گیس بھی پورے گاؤں کو MNA صاحب ممتاز طارق صاحب نے ہمیں دے دی. تو حمیدہ وحید الدین کے والد صاحب کیونکہ شکار کے بڑے شوقین تھے, تو والد صاحب کے دوست بھی تھے, تو انہوں نے رسول کو ہی اپنے گھر بنایا, ادھر ہی زمین خریدی اور رہ گئے. تو حمیدہ نے اب منڈی شفٹ ہو گئی ہے لیکن وہ اس کو اپنا گھر سمجھتی ہے رسول کو, اور سب سے زیادہ فنڈ پھر وہ رسول کو دیتی ہے ہمیشہ ہی, اور اب بھی ایسا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی بھی مہربانی ہے کہ وہ ہمیشہ رسول کو اولین ترجیح میں رکھتی ہے. سر اگر تمام حکومتی ٹینیور دیکھیں تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس بار اپوزیشن تھوڑی ڈھیلی رہی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ بہت دیر بعد مطلب معاملات تو ڈے فرسٹ سے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. گو کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ تھا کہ ملک جس صورت میں ہمیں سونپا گیا سو ایسے حالات رہنے ہیں. یہ سارے سیاسی جماعتیں اپنا اپنا ایک وہ بتاتی ہیں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. اگر آپ اپوزیشن کی بات کریں, آپ تمام پارٹیز PDM کے نام سے بھی پارٹیز بنی, سب کچھ ہوا, لیکن پھر بھی ڈھیلی رہی, ایسی کیا وجہ ہے؟ اگر یہی موقع میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو ملتا تو پوزیشن اور ہوتی.
खान साहब भरपूर अपोजिशन कर रहे होते जी जी, वो तो अच्छे हालात में भी उन्होंने हुकूमत को नहीं चलने दिया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का एक ज़रूर है कि ये एक तो हुकूमत पूरी करे, एक तो अवाम को जो तब्दीली का ख्वाब देखने की ख्वाहिश थी वो पूरी हो। सही सही। अभी 2 साल और रह गए तो इंशाल्लाह आइंदा इसका नाम कोई नहीं लेगा। जो वज़ीर आला साहब भी हमें उन्होंने दिए हैं जी जी, माशाल्लाह, तो उनकी कारकर्दगी भी सामने है। तो अपोजिशन को मेरे ख्याल में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि वो शोर शराबा करे और इसको तंग करे, ज़रूरत नहीं है, इसके पास है ही कुछ नहीं, ना तो डिलीवर कर सका है। तो पंजाब के हालात आपके सामने हैं, वज़ीर आला साहब जो काम कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने है। उनकी नज़र में वो वसीम अकरम प्लस है, लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं वो तो बस। तो इसलिए मेरे ख्याल में अपोजिशन निकलेगी, जिस तरह अभी PDM जलसे कर रही है महंगाई के खिलाफ जी जी, तो अभी और 1-2 झटके महंगाई के आए तो अब अवाम खुद निकल आएगी, अपोजिशन को इतना जोर लगाना नहीं पड़ेगा। नहीं। आप देख लें जब खान साहब अपोजिशन में थे तो वो कंटेनर में खड़े थे और उस वक्त क्या था, बिल जलाए जा रहे थे और पेट्रोल असद उमर साहब की नज़र में बहुत महंगा था और सस्ता होना चाहिए था, 60 रुपए में उनको महंगा नज़र आ रहा था। वो अब वो किधर है? क्या आज उनको ये महंगाई नज़र नहीं आ रही? अवाम किस तरह गुजारा कर रही है? पेट्रोल किधर चला गया है? चीनी कहाँ पर है? तो अब अगर कोई अब खान साहब का ये दूसरा आप देख लें कि अब वो कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद की तरफ आएगा उसको कुचल दिया जाएगा, कोई रेड जोन के अंदर नहीं आ सकता। खुद वो रेड जोन के अंदर चले गए थे, हंगामे किए उन्होंने, सब कुछ किया। तो फिर आप देख लें कि उस वक्त की गवर्नमेंट की कितनी बर्दाश्त थी कि उन्होंने इसको बर्दाश्त भी किया। 129-30 दिन ये वहाँ पर बैठा रहा है, तो खुद ये 5 दिन किसी का धरना बर्दाश्त नहीं कर रहा। तो ये खान साहब को खुद सोचना चाहिए कि मैं क्या कहता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ और आइंदा फिर मेरे साथ क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा उसको। तो इसलिए मैं समझता अभी भी हुकूमत को भी होश के नाखुन लेने चाहिए और इस अवाम पर तरस खाए और कुछ इसके लिए भलाई के लिए करना चाहिए काम उसको। इक़्तिदार की बात करें तो जो भी सियासी इक़्तिदार में पार्टी के कैंडिडेट्स होते हैं, एक चेयरमैन से लेकर या उससे छोटे लेवल से लेकर MP MNA तक, आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा अलमिया नहीं है कि हमेशा अपोजिशन का जो भी वर्कर होता है, अपोजिशन का चेयरमैन होता है, अपोजिशन का इलाका वाइज जो भी सपोर्टर होता है उसको निगलेक्ट किया जाता है, वहाँ तरक्याती काम भी नहीं किया जाता है। अवाम को किस चीज़ का जो है वो कसूर या उस पर उसको किस चीज़ की सज़ा दी जाती है? आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल सही आपने कहा है, ये गलत है, सोच है हमारी, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने ज़िला कौंसिल के अंदर ये तारीख रकम की थी, हम 105 का हाउस हैं और वहाँ पर मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन भी बैठी हुई हैं। हमने तो ख़वातीन को भी फ़ंड दिए, अपोजिशन के मेम्बरान थे उनको भी फ़ंड दिए, बल्कि हमने तो कहा था कि अपोजिशन हमारी है ही नहीं, हम साथ लेके चलेंगे। तो उसमें हमने तो एक तारीख बदली थी, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है गवर्नमेंट चेंज होने से फिर हमारे फंड्स रोक लिए गए, बाद में हमें मुअत्तल कर दिया गया। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है। तो हमने तो कल हमारा इजलास हुआ है, हमने फिर बिला तफरीक हर मेंबर को कहा कि बराबर 20-20 लाख की स्कीमें दे दे ताकि ये ख़त्म हो अपोजिशन और हुकूमत का जो है ना, हम तो साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ है, अब जो हुकूमत है वो अपोजिशन जो हम आप अपोजिशन में तो हम हैं जी जी, तो हमारे साथ जो सलूक कर रही है वो आपकी बात बिल्कुल सही है, वही कर रही है कि फंड भी नहीं दिए जा रहे। जहाँ पर अब मुस्लिम लीग का अगर कोई नुमाइंदा है या उसको यहाँ अक्सरियत है मुस्लिम लीग की, वहाँ पर उन अवाम का कसूर क्या है? उनको सहूलतें तो देने चाहिए, लेकिन नहीं दी जा रही, वो सिर्फ अपने लोगों को नवाजते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी हमारे ये अलमिया है, जो फंड्स हैं उनकी तकसीम बड़ी गैर मुनसिफाना होती है, अपने लोगों को oblige किया जाता है, ठेकेदारों को oblige कर दिया कि वो ठेके खुद लें, उसमें से परसेंटेजें रखी होती हैं। ये हाल है हर जगह पर है, ये मैं नहीं कहता कि मतलब सिर्फ मंडी की कहानी नहीं, पूरे पाकिस्तान की यही कहानी है। तो ये बड़ी ज्यादती होती है कि अगर 1 करोड़ रुपए का फंड है, पहले तो 10% मतलब हर एक का हिस्सा निकलते तो देखें अवाम तक कितना उसका है, तो 15-20% महकमे की कमीशनें हैं। कोई बंदा ये नहीं जुटला सकता कि महकमा कमीशनें नहीं ले रहे हैं। अब फिर उस ठेकेदार ने क्या काम करना है जब 1 करोड़ रुपए पर लगना ही 50 लाख है, फिर उससे क्या होगा? ये होता है, अब भी हो रहा है, पहले भी होता रहा है। मैं इसको नहीं कहता कि पहली हुकूमतों में नहीं होता रहा। तो ये भी जो अल्लाह करे, मैं तो समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब आएंगे इंशाल्लाह। ये पहले भी वो रहे हैं और बहुत फ़र्क था। आप उसमें सेहत और तालीम, ये 2 शोबे उनकी अवलीन तरजीह थी, बिल्कुल, और उसमें उन्होंने काम करके दिखाया।
اور اب بھی اللہ پاک نے ان کو موقع دیا تو انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا پاکستان۔ بالکل صحیح۔ مرزا صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ کے ہی حلقہ میں آپ کا یہ حلقہ جو ہے حاجی امتیاز صاحب کا بنتا ہے، اگر کام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول جو آپ کا گاؤں ہے اس میں اویسلی آپ کی ہی فیملی کے آپ کی ہی برادری سے جو ہیں ان کے سپورٹر بھی ہیں، جو ڈسٹرکٹ پنجاب پیس کونسل کے وہ چیئرمین بھی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے آپ کو، کس حد تک کام ہو رہا ہے، یا وہی ایک جو سیاسی سمجھ لیں کہ مطلب پریشر ہے، وہی ایک جو سیاسی انتقام ہے وہی چل رہا ہے؟ میں زیادہ ان کے بارے میں کیا کہوں، میرے سیاسی حریف ہم ضرور ہیں، میرا عزت کا احترام کا ان کے ساتھ بڑا پیارا رشتہ ہے، لیکن مایوسی بھی ہوئی ہے ان سے بھی۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کے بہت زیادہ کام کرانا چاہیے تھا اس گاؤں کے لیے، اس علاقے کے لیے۔ انہوں نے بھرپور سپورٹ کیا حاجی امتیاز صاحب کو، پہلے بھی کرتے ہیں، اب بھی کیا، اور اب وہ جیت بھی گئے اور ووٹ بھی انہوں نے بڑے اچھے یہاں سے حاصل کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں انہیں کرانا چاہیے، بہت زیادہ کام کرانا چاہیے، جو کمیاں ہیں ہمارے گاؤں میں وہ پوری ہونی چاہیے۔ ہم نے ہمارا وقت تھا، گیس کا فنڈ تھا، ہم نے لیا، پورے گاؤں میں گیس لگی، پورے گاؤں کے اندر ٹف ٹائل ہم نے لگوا دی، ویٹنری ڈسپینسری بنوائی، دوسرے کافی رستے تھے جو ہم نے بنوائے، ایک ہمارا یہاں سے چیلیاں والا مین رستہ تھا وہ بھی ہم نے کارپیٹڈ بنوایا۔ تو اس طرح کا کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا انہوں نے۔ صحیح۔ ابھی بھی میری کچھ دن پہلے نظر محمد گوندل صاحب جو پیپلز پارٹی کا بڑا نام تھا آپ پی ٹی آئی، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی سی کی میٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ یونیورسٹی بننے جا رہی ہے منڈی کے اندر اور زمین نہیں مل رہی، تو انہوں نے کہا میں نے آفر کی تھی کہ رسول میں جگہ ہے وہاں بنائیں، تو کہہ رہے تھے کہ اگر ایم این اے صاحب کوشش کریں مقامی تو وہ یونیورسٹی یہاں آ سکتی ہے۔ تو میں بشارت صاحب بھی وہاں پر تھے، تو میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ وہ کوشش کریں گے کہ یونیورسٹی یہاں بنے، تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے، علاقے کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کام ہو۔ چاہے اکرام بیگ صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا، جب ان کے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، تو انہوں نے بھی کرائے۔ میں تو سمجھتا ہوں جس کے پاس بھی آئے کام ہونے چاہیے، علاقے کی فلاح ہونی چاہیے، یہ بلا تفریق ہونی چاہیے، اور ایسے پروجیکٹ ہو جس سے سارے لوگ مستفید ہوں، یہ نہ ہو کہ صرف ان کے ورکر ہوں، سارے ہوں۔ تو اب بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ حاجی صاحب سے بات کریں کہ وہ یونیورسٹی کا اگر ہو جائے تو یہ ہمارے علاقے کی لینا چاہیے، لینا بھی چاہیے، حق بنتا ہے، حق بنتا ہے۔ جی جی، کمپین بھی کرتے رہے، کمپین بھی کی ہے، اور ان کے بڑے ووٹ بھی کلیکٹ کر کے دیے ہیں، صرف اور ان ہمیشہ کا سے کوئی ساتھ بھی سیاسی تعلق بھی نہیں ہے، ان کا ذاتی قسم کا تعلق ہے حاجی صاحب سے۔ تو میں ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ کریں تاکہ علاقے کا فائدہ ہو۔ اچھا سر، جو سپریم کورٹ نے بحال کیے ہیں چیئرمین، وائس چیئرمینس اور باقی بلدیاتی تمام سسٹم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ فنڈنگ ہو رہی ہے، یا وہ 20 لاکھ کی جو فنڈنگ پورے پنجاب میں ہوئی ہے اسی کو آگے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ فنڈ میں نے کل اپنے پوچھا تھا کہ ہمارے پاس فنڈ کتنا ہے ڈسٹرکٹ کے اندر، تو کل ایک لیٹر بھی آ گیا ہمارے پاس کہ یہ فنڈ جو ہے ہم اس میں صرف پینشن، تنخواہیں وغیرہ دے سکتے ہیں، یا ڈیلی کے جو اخراجات ہیں وہ ہم ڈیولپمنٹ میں نہیں خرچ کر سکتے۔ یہ ایک نیا آرڈیننس انہوں نے جاری کر دی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہے، اس کے خلاف بھی ہمارے وکلاء جا رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس اب ٹوٹل فنڈ ضلع کے اندر 60 کروڑ سے پلس ہے، پڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے ٹوٹل، اور اگر ہم کورٹ میں جائیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا نا، مطلب پھر تو ٹائم اسی میں لگ جائے گا، وہ 60 کروڑ پہ ضائع ہو جائے گا۔ ہماری خواہش تھی کہ ٹھیک ہے سارا فنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں، کم سے کم 30 کروڑ روپیہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہو، تاکہ وقتی اور 30 باقی ایکسپینسز کے لیے کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے اسکیمیں تو مانگنی ہیں تمام، تاکہ ہمارے جتنا وکلاء ادھر بحث کریں گے، اگر فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں آنا ہے تو ہم فوراً تاکہ اسکیم میں شروع کرا دیں۔ یہ ہے کہ نیا الیکشن ہونے تک ہم ہیں، یہ بھی انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اب نئے الیکشن کی یہاں تو تاریخ انہوں نے دینی ہے، اور مجھے نہیں لگتا حالات ایسے نہیں ہیں، مجھے تو نہیں لگ رہا۔ دسمبر تک انہوں نے کہا کہ مطلب بلدیاتی جتنے بھی اپنے وہ جو بھی ان کا ہے مطلب اپنی تنظیم ڈانچے کمپلیٹ کر لیں۔ اب دیکھنا کے پی کے میں رک گیا ہے، انہوں نے ان کی کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا الیکشن، سیاسی اپنا جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، اس پہ ہوں گے، غیر جماعتی نہیں ہوں گے، کیونکہ اب پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے کہ جماعتی بنیادوں پر تو ان کو ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی کارکردگی سامنے ہے، گراؤنڈ نظر آ رہا ہے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں غیر جماعتی، تو اس کے خلاف پھر انہوں نے کے پی کے نے کر دیا کہ نہیں ہوں گے۔ تو ابھی ان کا بھی چل رہا ہے، ہمارا بھی کیس ابھی عدالت میں دیکھیں، اور ہم نے یہ بھی کیا کہ جو ٹینیور ہمارا ضائع کیا گیا ہے وہ ہمیں دیا جائے، تاکہ ہمارا جو 2.5 سال کا پیریڈ ہم
बगैर सर नहीं दे सके आवाम को खिदमत, वो हमारा बढ़ाया जाए, तो उस पर भी बहस होनी है अभी वकला की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि कोर्ट हमें मज़ीद टाइम देगी। सही। अच्छा, जिस तरह से यूथ जो हैं हमारे माशरे का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, यूँ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है कोई भी यूथ किसी भी मुल्क के लिए, आपने डिस्ट्रिक्ट मंडी के अंदर यूथ के लिए स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से कोई अरेंजमेंट किए आपकी हुकूमत ने, आपने क्या क्या काम किया? हमारे दौर में हमने एक प्रोग्राम रखा था जिसमें जश्न 12 के नाम से, वो भी करवाया। और मैंने पिछले साल अपने यूनियन कौंसिल लेवल पर मैंने 8-9 गेमों का इवेंट कराया, जिसमें दौड़, रस्सा कशी, बैडमिंटन, क्रिकेट सारी, उसमें हमने ओपन रखा कि अपनी यूनियन कौंसिल से जो बच्चे हैं वो शिरकत करें, और बड़ा उसको सराहा गया, बच्चों ने बड़ी खुशी का इज़हार किया। बदकिस्मती से इस साल मैं नहीं करा सका, लेकिन मैं इंशाल्लाह इस फरवरी मार्च में ज़रूर दोबारा कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा इसका दायरा कार या तहसील के लेवल तक करें, और तहसील लेवल पर वो सियासत के अलावा अगर बात करें तो हर बंदे का कोई ना कोई मशगला होता है। हॉबीज़ पर अगर जाएं तो आपकी हॉबी में हंटिंग जो है वो सबसे सरफरिस्त है, इसके अलावा कौन कौन से हॉबीज़ हैं आपकी? बस यही है। अच्छा, हंटिंग में वैसे ऐसा कौन सा मज़ा है जो, हालांकि मैं समझती हूँ कि सबसे डिफ़िकल्ट ये मशगला है, बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, हदफ जो है उसको फोकस रखना पड़ता है, तो किस तरह से आप? बचपन से ही था शौक, तो अब तो कम हो रहा है ना कि टाइम नहीं है, हाँ, तो इसलिए 12 वो ख़त्म तो नहीं होता जी, लेकिन कम ज़रूर हो गया है। तो बस अब ऐसे शौक रख रही हैं कि चलें बैठ के देखा जा सके, ग्रे हॉर्न रखे हुए हैं तो चलें उनकी रेस देख ली, बस इस तरह का है। सही। लास्ट में आप अपने हलका और स्पेशली PP 65 के, चूँकि आप प्रेसिडेंट हैं, तो इस पूरे हलका को आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे किसी भी हवाला से, सियासी हवाला से, समाजत के हवाला से? बात अगर ह्यूमैनिटी की जाए तो ह्यूमैनिटी पर आप क्या एक भरपूर मैसेज देंगे? यही है कि इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद के साथ हैं हम, और अच्छा वक्त आएगा इस मुल्क पे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। और ये हमारा जो PP 65 है, मैं ये पुरअमन लोग हैं। आप अगर इसका, मेरी 14 यूनियन काउंसिलें हैं हमारे PP में, शहर भी सारा आता है, तो ये शरीफ लोग हैं। यहाँ पर वो कल्चर नहीं है जो इस हल्के से बाहर है। मंडी में बड़ा मुख्तलिफ है, 2 हल्के हमारे MNA के हैं, हमारा हल्का और दूसरे हल्के में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ बंदूक कल्चर है, यहाँ पर नहीं है। तो हमारे तो बड़े पुरअमन लोग हैं। यही वजह है कि देखें, एक खातून यहाँ से मेंबर तीसरी दफ़ा MPA का इलेक्ट है, जिसका कोई भाई नहीं है, चचा नहीं है, वालिद नहीं है, कोई खूनी रिश्ता नहीं, कोई भी नहीं है। इसके बावजूद अगर वो अकेली रह के, तो ये एक मिसाल है ना जी हमारे इलाके की, कि वो इज़्ज़त देते हैं। जो उसकी एक NGO है उसके तहत काम कर रही है, बिजली लगवा रही है, एक उसने हॉस्पिटल बना दिया है, वो अपनी मदद आपके तहत लोगों की खिदमत तो कर रही है माशाल्लाह। तो हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह हम भी जितना हो सकता है इस इलाके के लिए भी हाज़िर हैं, और कर भी रहे हैं और करते रहें। जी, तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा ज़ुबैर बेग साहब की गुफ्तगू, जो डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन हैं, और अपनी चेयरमैनशिप में उन्होंने जो काम किए वो आपके सामने हैं। और जैसे उन्होंने डिस्कशन की, वालिद ग्रामी का अगर नाम लिया जाए तो उन्होंने माशाल्लाह से अपने गांव के लिए, अपने इलाका के लिए बहुत काम किए और लोगों को फैसिलिटेट किया, और लोगों में उनका नाम हमेशा जो है वो ज़िंदा रहेगा। सो इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।